जी, कुछ पूछना है किसी को? मैंने आपको कहा प्रतिस्थापन वस्तुओं का मतलब क्या हुआ? अगर हम मांग के सिद्धांत को माने तो मैंने आपको बताया था कि मांग का सिद्धांत सामान्य परिस्थिति में क्या कहता है कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो मांग में कमी आ जाती है, या कीमतें घटने पर मांग में वृद्धि होती है। ये तो सामान्य हो गया। एक हमने आपको बताया क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच। आड़ी लोच क्या कहता है कि अगर हम एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु के मांग पर प्रभाव देखें, कीमत एक वस्तु की, मांग दूसरे वस्तु की, तब इसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच। इसके संदर्भ में हमने ये देखा कि ऐसा होता है कभी कभी कि एक वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी मांग में कमी आ जाएगी। उसकी मांग में कमी आने की वजह से किसी और वस्तु की मांग बढ़ जाती है, भले उसकी कीमतें स्थिर क्यों ना हो, उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं को आप क्या कहोगे कि ये एक प्रतिस्थापन वस्तु हैं। इन्होंने क्या किया, पहली वाली वस्तु को प्रतिस्थापित कर दिया। सो प्रतिस्थापन वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से कहेंगे जो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर अगर किसी दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसको प्रतिस्थापन वस्तु कहेंगे। इसे मैंने एग्जाम्पल दिया चाय कॉफी का, ठीक। और मैंने दूसरी तरफ बताया पूरक वस्तु किसे कहेंगे? पूरक वस्तु उन्हें कहा जाएगा जहां एक वस्तु की मांग, कीमत बढ़ने पर, मतलब उसकी मांग में कमी आ रही है और उसकी वजह से दूसरे वस्तु की मांग में भी कमी आ जाए तो आप उसको पूरक कहोगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए बैट बॉल है, पेन स्याही है, इत्यादि इत्यादि, तो इसको कहेंगे पूरक वस्तुएं। जी, और कोई प्रश्न? आपूर्ति श्रृंखला एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, हालांकि इस पर और बातें होंगी आगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एप्पल का एक फ़ोन, उसमें 43 देश इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उसका कच्चा माल आता है, मान लीजिए कोरिया से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, फिर उसके बाद उसको बनाते वो चाइना में है, उसकी पैकेजिंग होती है चेक रिपब्लिक में, चाहे उसका जो गत्ता वत्ता वो चेक रिपब्लिक से आता है, वहाँ पैकेजिंग का मामला आता है। इसके अलावा जो उसकी डिज़ाइनिंग है कि आईफोन कैसे उसका लोगो होगा, क्या उसमें सॉफ्टवेयर होंगे, वो अमेरिका में होता है। इसके अलावा जो है उसमें आप देखते हो जो टाइटेनियम वगैरह लगता है वो किसी और देश से आ रहा है। तो अगर आपूर्ति का मतलब क्या, चीज़ों को सप्लाई सुनिश्चित करना, तो अगर अलग अलग देशों से आ रहा है तो एक चेन बन रही है ना, कि जब वो चीज़ आएगी तभी आगे का काम होगा। इसको पूरे को हम बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला। अब जैसे एक उदाहरण के लिए आपको और बताऊं तो आपने देखा इस समय ऑटोमोबाइल, आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो बताते हैं कि भाई बड़ी लंबी वेटिंग है। हो क्या रहा है, अब पहले कार बन जाती है, मान लीजिए इंडिया में महिंद्रा कार बना रहा है, तो इंडिया में महिंद्रा करता क्या है, कार बनाने के लिए वो स्टील जो है, जो उसमें लोहा यूज़ हो रहा है या जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, ज़्यादा संभावना वो या तो इंडिया से आएगा या कभी कभी हम बाहर से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाते हैं। तो उन्होंने मतलब कार बना दी। अब इस कार में डिजिटल डिस्प्ले होता है, का डिजिटल डिस्प्ले है, तमाम चीज़ें हैं, तो इसके लिए सेमीकंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर आता है चाइना से, हांगकांग से। अब मान लीजिए किसी वजह से सेमीकंडक्टर नहीं आया है, तब तक पेंट का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब लग जाएगा, पूरी फिटिंग हो जाएगी, वायरिंग हो जाएगी, उसके बाद ही तो पेंट करेंगे। अब सेमीकंडक्टर ना आने की वजह से पेंट रुका हुआ है। अब जब मान लीजिए पेंटिंग एक बार हो गई, इसके बाद फिर फिनिशिंग टच देना है, वो सब आप फिर तो किसी दूसरे देश से मंगा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहीं से आ रहा है, शीशा कहीं और से आता है, जो सबसे आखिरी फिटिंग होती है गाड़ी में, सबसे आखिरी फिटिंग सी से की जाती है वो। अब उसका रबर मलेशिया से आता है। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी बन के तैयार है, सेमीकंडक्टर नहीं आ रहा। अब सेमीकंडक्टर नहीं आ रहा तो आप रुके पड़े हो। फिर सेमीकंडक्टर मान लीजिए आया 15-20 दिन बाद, आपने गाड़ी पॉलिश वॉलिश करी, अब किसी वजह से मलेशिया में स्ट्राइक हो गई, रबर नहीं आ रहा, तो फिर आप फंस गए। तो अब हो क्या रहा है, इसको आप देखो एक श्रृंखला बन रही, एक चेन बन रही, इसको बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला। और यही वजह है कि पूरे दुनिया में चूंकि हम एक दूसरे से बहुत निर्भर हो गए। अब जैसे मान लीजिए म्यांमार में आप सुन रहे हो फिर से हुंता गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही, तो म्यांमार में डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी जगहों से जो सप्लाई आनी रुक जाएगी आसपास की। अब इन सब का प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर, इसीलिए कहते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला का जो पूरा तानो बाना है वो ठीक होना चाहिए। और यही वजह मैंने आपको बताया कि भारत कोशिश कर रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में अधिकांश जो चीज़ें हैं वो हम खुद बना रहे हों। उससे क्या होता है कि इस तरह की डिपेंडेंस कम हो जाती। तो धीरे धीरे बीच में ये लगा था, अगर हम 2000 के आसपास जाएं, 2005 के आसपास जाएं, लोग ये समझने लगे थे जहाँ सबसे सस्ता मिले वहाँ से मंगाओ। रबड़ सबसे सस्ता मलेशिया में मिलता है तो अपने यहाँ से रबड़ क्यों लेना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेमीकंडक्टर सबसे सस्ता हांगकांग में मिलता है, यहाँ से क्यों लेना। लेकिन अब कंपनियां भी समझ लेंगी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि स्टील मान लीजिए मैंने लिया हुआ है, उसको फंसा दिया। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे कम प्लेयर्स हैं,
तो ये सब रीज़न है कि आपूर्ति श्रृंखला को लेकर नए सिरे से सोचा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आजकल हर देश क्या कह रहा है कि भाई हम ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, आपूर्ति श्रृंखला पर दूसरे पर निर्भर ना रहें। तो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क उत्पादों में आपूर्ति श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और हमने देखा कि कोविड की वजह से, फिर यूक्रेन वॉर की वजह से, और फिर अभी जो हमास का मामला हुआ, इसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला लगातार बाधित हो रही है। कुछ लोग तो जो मार्क्सवादी हैं, जो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी की तरह सोचते हो, तो मानते हैं कि जानबूझ के सब किया जा रहा है। हालांकि उतना दूर आपको नहीं जाना, आपको उस तरह की सोच नहीं विकसित करनी। मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सोचों से थोड़ा बचिएगा, लेकिन एक आध राजनीतिक ऐसा भी बोलते हैं कि जानबूझ के सब किया जा रहा है ताकि जो है कीमतें बढ़ सकें, इत्यादि इत्यादि। तो ये मोटा मोटा आइडिया है कि आपूर्ति श्रृंखला कैसे कहते हैं। जी, और कोई प्रश्न? बात स्पष्ट है? अभी लिखेंगे भी ना, इसको लिखा नहीं था हमने पिछली क्लास में, इसको लिखना है। वो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम हर चीज़ लिखेंगे जो आवश्यक है। जो चीज़ नोट्स में है वो ज़रूर अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार हम लोग इधर उधर की बातें भी थोड़ी करते हैं कि उस इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई इधर उधर की बातें भी, यहाँ इससे जुड़ा हुआ उससे जुड़ा हुआ, वो भले एक बार को आप ओवरलुक कर लीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन जो नोट्स में लिखा है वो एक एक लाइन आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अगर वो स्पष्ट है तो यकीन जाने इम्तिहान में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वहाँ आपको नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ आ गया जो मेरी पकड़ में भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं पा रहा मैं। तो अगर एक त्वरित पुनरावलोकन करें तो पिछली क्लास में हमने समझने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र है क्या, एक विषय के रूप में। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में उसका स्वतंत्र अस्तित्व 1776 से देखा जाता है। हालांकि उससे पहले वो राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जाता था। जब एडम स्मिथ ने किताब लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत बड़ी किताब है, बहुत चर्चित किताब है। इस किताब में एडम स्मिथ ने परिभाषित करने की कोशिश भी की कि इकोनॉमिक्स कहेंगे किसे, अर्थशास्त्र कहेंगे किसे। उन्होंने एक परिभाषा दी, उसके बाद उस परिभाषा में बहुत सारे सुधार किए गए। आज के समय में अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ये दी जा सकती है। हालांकि मैं फिर कहूँगा आपसे अर्थशास्त्र की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए। अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की वह शाखा है, या यूँ कहें सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से हम उन सभी स्रोतों का जो सीमित हैं, उन सभी स्रोतों से मतलब वस्तुओं सेवाओं से, उन सभी स्रोतों का जो सीमित है उनके उत्पादन, विनिमय और पुनर्वितरण के का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी मांग और आपूर्ति में संतुलन रह सके। ये संतुलन स्थायी प्रगति हेतु आवश्यक है। तो मोटा मोटा कीवर्ड्स हैं, आप जितनी बार सुने होंगे कीवर्ड्स वही रहेंगे, परिभाषाएं बदलती रहेंगी। आपको अपनी परिभाषाएं बनाना आना चाहिए, बजाय ऐसे कि मेरी दी गई परिभाषा रटें। कीवर्ड्स क्या है? एक तो वैज्ञानिक पद्धति से कीवर्ड है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, पुनर्वितरण। की वस्तु है जो स्रोत सीमित है, की वस्तु है मांग एवं आपूर्ति में संतुलन, और की वस्तु है स्थायी प्रगति। तो ये कीवर्ड्स हैं, जरूर दिखने चाहिए। बाकी आप अपनी परिभाषा अपने तरीके से लिखिए। हमने बताया कि एडम स्मिथ ने जब ये बात कही, उस समय तक माना जाता था कि बाजार और जो है परिवार, हाउस होल्ड और बाजार, ये अर्थव्यवस्था के दो बड़े घटक हैं। यूँ कहें अर्थव्यवस्था के दो घोड़े, जो एक जो है बाजार से उत्पादन होता है जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और जो आवश्यकता पूरी करने के लिए लोग उत्पादन की प्रक्रिया में काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ से सैलरी पाते हैं, वहाँ से मांग क्रिएट होती है, कुछ बचत करते हैं, वो निवेश होता है। तो इस तरह से बाजार और परिवार एक चक्र बनाते हैं। इसको आगे फिर बात करेंगे कभी मौका है। सर्कुलेशन ऑफ फ्लो बोलते हैं कि हाँ किस तरह से जो है पैसा इधर उधर, तो मैं मान लीजिए बाजार में, ये बाजार ही तो है, मैं बाजार में कमा रहा हूँ और इस कमाने से मैं कुछ और मांग क्रिएट कर रहा हूँ, कहीं कपड़ा खरीद रहा हूँ, कहीं गाड़ी खरीद रहा हूँ, कहीं मोबाइल खरीद रहा हूँ, कहीं खाना खरीद रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? बाजार और परिवार एक दूसरे से एक चक्र सा बनाते हैं, और ये माना गया था कि चक्र अपने आप में पर्याप्त है। एडम स्मिथ, तो मैंने आपको एक इशारा भी किया था पिछली क्लास में कि एडम स्मिथ ने एक थ्योरी भी दी इसके लिए, जिसको उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथों का सिद्धांत, जो कहता है कि ये जो दो घोड़े हैं इनको कोई चीज़ है जो नियंत्रित करती है, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। हालांकि बाद में 1929 में जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तब एक व्यक्ति, मैंने नाम लिया था उनका, जॉन मेनार्ड कीन्स जो यूके के थे, उन्होंने कहा बाजार और परिवार का ये जो चक्र है अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसमें एक और चीज़ भी होनी चाहिए, एक और व्यवस्थापक भी होना चाहिए जो इनको बढ़िया से व्यवस्था कर पाए। वो अदृश्य हाथ से काम नहीं चलेगा, एक गाड़ीवान भी होना चाहिए।
गाड़ीवान भी होना चाहिए जो इनको ठीक से कर सके, जब जरूरत पड़े तो इनको खींच के रोक सके, जब जरूरत पड़े तो इनको तेज कर सके, इत्यादि इत्यादि। और ये जो गाड़ीवान है इसको ये कौन था? सरकार। तो हमने देखा तीन चीजें हो गई। और इसलिए मैंने आपको बताया कि जनरली हम अर्थव्यवस्था में चार क्षेत्रों की बात करते हैं: परिवार, बाजार या उत्पादक, सरकार और वाह्य क्षेत्र, जहां से बाहर से आप आयात निर्यात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कीन्स को हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सरकार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे, कंपनी के या जो है बाजार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसको माइक्रो। सो इस तरह से दो विषय आ गए, मैक्रो और माइक्रो। मूलभूत अंतर में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी उस दिन भी, इस पर और बातें भी होंगी हालांकि आगे, कि माइक्रो में खास बात ये होती है कि उनके पास चूंकि पैसा छापने की शक्ति है, तो इसलिए वो पहले व्यय देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि आय के स्रोत कितने हैं। जबकि माइक्रो में हम पहले आय देखते हैं कितनी आय है, और उस आधार पर व्यय को निर्धारित किया जाता है। ये मोटी मोटी बात थी, अभी इतना ध्यान रहे तो काफ़ी है कि मैक्रो में व्यय को प्राथमिकता दी जाती है, माइक्रो में आय को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी खुद ही धीरे धीरे समझ में आया। अच्छा, ये आशय है इसका कहने का। मैंने आपको पहले भी कहा कि पहली गो में सारी बात स्पष्ट नहीं होती, पर कुछ कीवर्ड्स जरूर स्पष्ट हो जाने चाहिए। अगर इतना याद आ रहा है कि हाँ, मैक्रो में या समिष्ट में हम आय को प्राथमिकता देते हैं और माइक्रो में व्यय को, सही है गलत है? गलत है। तो बस इतना काफ़ी है। इतने में आप समझ रहे हो कि हाँ, आगे जब बात करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा कैसे किया जा रहा है। मैक्रो में व्यय को प्राथमिकता, उस आधार पर आय सुनिश्चित करना; माइक्रो में आय को प्राथमिकता और उस आधार पर व्यय सुनिश्चित करना। तो इस तरह से दो विषय आ गए, मैक्रो और माइक्रो उप विषय इकोनॉमिक्स में। आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सरकार के लिए काम करने जा रहे हो, तो आपको मैक्रो या सरकार के दृष्टिकोण से जब आप अर्थव्यवस्था को देखोगे, उस तरफ से आपको देखना है कि हाँ, क्या इसमें आयाम आते हैं। फिर हमने आगे समझने की कोशिश की कि वस्तुओं से क्या आशय है। मैंने आपको बताया कि वस्तुओं की परिभाषा, हालांकि एक वैज्ञानिक परिभाषा तो है ही है कि वो जो स्थान घेरते हो, जिनमें वजन हो। हम यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी बात भी करेंगे कि वो दृश्य चीज़ें, टैंजिबल अंग्रेजी में जिसको मैंने कहा, वो दृश्य चीज़ें जो दो उद्देश्य पूरा करती हों। पहला, आपकी आवश्यकताओं की पूरी करते हो, और दूसरा, उनकी उपयोगिता या उपभोग का हो, यूटिलिटी जिसको आप बोलते हैं। मैंने आपको बताया यूटिलिटी का मतलब जो आप अच्छा फील गुड फैक्टर, जब आप कोई चीज़, अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आपको अच्छा लगता है, या आप अच्छा खाना खाते हो, या महंगा मोबाइल खरीदते हो, तो क्या होता है? आवश्यकता तो पूरी होती ही है, एक यूटिलिटी भी पूरी होती है। यही पे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था आपको एक थ्योरी का, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अगर वही चीज़ तुरंत दे दी जाए दोबारा। सो मैंने आपको एक शर्ट दी, वो कितना आपको मजा आया? उपयोगिता। और ठीक वही शर्ट दोबारा दे दी जाए तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो क्या हो रहा है? उपयोगिता थोड़ी सी क्षणिक हो रही है, उसको जो है उसका क्षरण हो रहा है। सो ये जो क्षरण का सिद्धांत है, आगे हम इसको समझेंगे कि बहुत काम आता है बहुत सारी जगहों पर। और इसे लगातार कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा नया बनाते रहें जिसकी अपनी यूटिलिटी हो। ब्रांड अपने आप में यूटिलिटी होता है कि हाँ, देखो मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास ये है, इत्यादि इत्यादि। सो ये जो है इसको आप बोलते हो मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत। हालांकि मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया था कि एक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हम शब्द को इस्तेमाल करेंगे। वस्तुओं के प्रकार हमने समझे थे। पहला हमने बोला था कि वस्तुओं का प्रकार हो सकता है किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व में दो बातें हमने कंसीडर की। पहला कि उसमें प्रतिस्पर्धा है कि नहीं, और दूसरा उसमें बहिष्करण है कि नहीं। अगर उस आधार पर देखें तो वस्तुओं को हम कह सकते हैं सार्वजनिक वस्तुएं, जिसमें ना तो प्रतिस्पर्धा है ना बहिष्करण, जैसे पार्क है, जैसे रोड है इत्यादि। हम कह सकते हैं निजी वस्तुएं, जिसमें प्रतिस्पर्धा भी है और बहिष्करण भी। और हम कह सकते हैं क्लब वस्तुएं जिनमें प्रतिस्पर्धा तो नहीं है पर बहिष्करण है, मतलब वो सदस्यता आधारित होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, और मैंने वहाँ पर आपको बताया कि आज चूंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ऐसे में आजकल हम डिजिटल पब्लिक गुड, डिजिटल प्राइवेट गुड, डिजिटल क्लब गुड्स, इस तरह की बातें भी करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक वर्गीकरण इस आधार पर भी हो सकता है कि उपभोग कैसे किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में एक चीज़ ध्यान रखने की बात होती है कि कच्चा माल हो, या जिसको हम प्राथमिक वस्तु कह सकते हैं, और उसके बाद एक अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तु से आशय उस वस्तु से है जिसका
जिसका अब आगे मूल्यवर्धन ना हो रहा हो। इसलिए मैंने आपको चाय की पत्ती का एग्जाम्पल दिया था जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हालांकि हिंदी वाली एनसीईआरटी में थोड़ा लाइन कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि उसको कैसे, अगर एनसीईआरटी आप रिवीजन कर रहे हो तो। मैंने आपको बताया था कि चाय की पत्ती मान लीजिए मैं खरीद के लाऊं और उसके बाद चाय बना के पी जाऊं, तो वो जो चाय की पत्ती है मेरे लिए अंतिम उत्पाद हुआ। पर कोई दुकानदार वो चाय की पत्ती ला रहा है और उसमें चाय बनाता है, तो वो उसके लिए आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हुआ, एक तरह से आयात का हिस्सा हुआ, और जो चाय बनी वो अंतिम उत्पाद होगा। ये चाय की पत्ती फिर क्या हुई? मध्यवर्ती वस्तु हुई। इकोनॉमिक्स में अक्सर हम अंतिम वस्तुओं की गणना करते हैं ताकि एक ही चीज की दो बार गणना ना हो जाए, क्योंकि अंतिम वस्तु जो कीमत है उसमें मध्यवर्ती कीमत जुड़ी हुई है। आई होप आपको याद आ रही है बात। तो इस तरह से हमने समझा था कि प्राथमिक वस्तु हो सकती है, माध्यमिक वस्तु हो सकती है, अंतिम वस्तु हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि अगर हम उपभोग के आधार पर देखें तो वस्तुओं को दो प्रकार से मोटा मोटा कह सकते हैं। एक तो पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं से आशय उन सभी वस्तुओं से है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपके लिए आय के स्रोत बनाती हो, उनको आप पूंजीगत वस्तु कहते हो। जैसे फैक्ट्री लगा रहे हो आप, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इत्यादि इत्यादि। और ये कहा जाता है कि जब भी पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक हो तो इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में जा रही है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। दूसरा मैंने आपको बताया उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तु में हमने बात की कि क्या क्या हो सकता है। पहला मैंने आपको कहा कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो सकती हैं या स्थायी उपभोग की वस्तुएं हो सकती हैं जो लंबे समय के लिए आप इस्तेमाल करते हो। हालांकि इसमें सर्व स्वीकृति तो नहीं है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है इसमें रीसेल या पुनर्विक्रय का भी कुछ एलिमेंट होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले होते हैं, इनके केस में हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट गुड्स हैं, वाइट गुड्स मैंने आपको बताया था जो घरों में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इत्यादि हैं, वाइट गुड्स हैं, उनका आयात अधिक होना ये बात जचती नहीं है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कैसे हम इन वस्तुओं के आयात को कम कर पाएं। वोकल फॉर लोकल, आपने दीपावली में सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने फिर अपील की कि हम स्थानीय उत्पाद खरीदें, इत्यादि इत्यादि। सो वोकल फॉर लोकल किस लिए? ताकि हम इनका उत्पादन यहाँ कर पाएं। यहाँ उत्पादन किया तो आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, प्लस जो है हम और जॉब क्रिएट कर पाएंगे लोगों के लिए। सो इस तरीके से इनफैक्ट देखिए बहुत सारे जीआई टैग्स इसलिए दिए जा रहे हैं बहुत तेजी से। मैं आगे कृषि में इसकी बात करूंगा, जीआई टैक्स क्यों, ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है ऐसे उत्पादों को ज़्यादा वरीयता मिल सके। इनफैक्ट आगे कंटेक्स्ट आएगा तो बात करेंगे आईआर में, वो आईपीआर में, कि अभी अगर आपको याद हो तो इस बार के 31 मार्च को 33 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। अपने में मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 33 प्रोडक्ट को एक साथ, जिसमें हमारे आसपास में बनारसी पान भी आ गया, हम थैंकफुली, हमारे यहाँ बहुत फेमस एक लंगड़ा आम होता है वो आ गया। तो ये सारी चीज़ ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको उत्पाद मिलता है। अब देखिए वैसे में जीआई टैग, कोई ताजुब नहीं कि उसके बाद इंटरव्यू जितने कैंडिडेट्स के उनके राज्यों के जीआई टैग पूछ ले। आपको अपने राज्य का कम से कम जीआई टैग तो पता होना चाहिए कि हाँ हमारे राज्य, बिहार वाले बताएंगे कोई जीआई टैग जो भी चर्चा में रहा? वेरी गुड, फॉक्सनेट और मगधी पान। मगधी पान तो खैर पुराना है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी चलिए मान लिया। और जर्दालू, मधुबनी पेंटिंग तो अलग चीज हो गई। और एक अभी चावल को दिया है और उससे लोकल प्रमोशन बढ़ेगा, चंपारण का, हाँ वेरी गुड, मरचा चावल। अब वो देखिए एकदम से इसका एक्सपोर्ट का ओरिएंटेशन आ गया, वो आगे हम समझेंगे एग्रीकल्चर में। सो ये छोटी छोटी बातें, ये क्या है, वोकल फॉर लोकल। हम तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी यही काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारी स्थानीय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम क्या कर, इसमें चिंता मत करिएगा जो लोगों को नहीं समझाया, अभी आगे सब बातें आएंगी। यहाँ तो बस एक थोड़ा सा धीरे धीरे आपको विषय की तरफ ले जा रहा हूँ कि हाँ आपकी इसकी रुचि बढ़े इनमें। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन दे सकें, स्थानीय शोध को प्रोत्साहन दे सकें, रोजगार बढ़े और हमारी आयात पर निर्भरता कम हो। प्लस मैंने आपको बताया कि जो है दूसरा वर्गीकरण हो सकता है अस्थायी उपभोग की वस्तुएं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी इनको एफएमसीजी भी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि चूंकि आयु इनकी कम होती है तो काफ़ी तेज़ी से इनकी मांग लगातार बनी रहती है।
तो एक वर्गीकरण हमने ये समझ लिया था। एक वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि वो मांग के लोच के सिद्धांत पर आप आधारित भी हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो गिफिन वस्तुएं हो सकती हैं, ये आवश्यक वस्तुएं हैं, वेवलन वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि पिगवन वस्तुएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक इंफीरियर प्रोडक्ट हो सकता है, नेटवर्क प्रोडक्ट हो सकता है। चूंकि हमने इसको लिखा नहीं है तो पहले लिख लेते हैं, उसी बीच आपका रिविजन भी हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि मांग के सिद्धांत के आधार पर, मांग के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, मांग के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। मांग का सिद्धांत या यूं कहें मांग की लोच का सिद्धांत, बात एक ही है। मांग का सिद्धांत या मांग की लोच का सिद्धांत मांग की लोच का सिद्धांत यह चिन्हित करता है कि यदि बाकी चीजों को स्थिर माना जाए यदि बाकी चीजों को स्थिर माना जाए, सिर्फ सुन लीजिए, वैसे इतना जरूरत है नहीं इसको, जो बाकी चीजों को स्थिर माना जाए इसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, सिट्रस पैराबिस। सिट्रस पैराबिस का मतलब बाकी चीजों को स्थिर मानते हुए। हालांकि यूपीएससी ने भी सवाल जब पूछा तो यही लिखा है बाकी चीजों को स्थिर मानते हुए, क्योंकि सिट्रस पैराबिस वगैरह थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ना, लेकिन जाने रहिए, ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा। सिट्रस पैराबिस हम स्टैटिस्टिक्स में कभी भी जब जब भी आप कोई सिद्धांत बनाते हो, आपने भी पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो बाकी चीज़ों को स्थिर मानते हुए करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सिट्रस पैराबिस, मतलब बाकी चीज़ों को स्थिर मानते हुए। यदि बाकी चीज़ों को स्थिर माना जाए तो अधिकांशतः, सभी वस्तुओं पर नहीं पर अधिकांशतः कीमतें घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमतें घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत घटेगा तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, उल्टा भी लिख सकते हैं, कीमतें घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, याद है? अर्थात कीमत और मांग की लोच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस प्रकार, ग्राफ में एक अधोगामी वक्र, इसको अधोगामी बोलते हैं, इस प्रकार ग्राफ में एक अधोगामी वक्र प्राप्त होता है। बात स्पष्ट हो रही? इस प्रकार ग्राफ में एक अधोगामी वक्र प्राप्त होता है। अधोगामी वक्र प्राप्त होता है। यदि किसी एक वस्तु की कीमत का प्रभाव, यदि किसी एक वस्तु की कीमत का प्रभाव किसी अन्य वस्तु की मांग पर, किसी अन्य वस्तु की मांग पर देखा जाए ब्रैकेट में, जब दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर हो, जब दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर हो, तो इसे आड़ी लोच कहते हैं। आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच कहते हैं।
क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच कहते हैं। चाहे तो हेडिंग से दे सकते हैं अगला कि प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है उन वस्तुओं से है जिनकी मांग में बढ़ोतरी हो जाती है यदि किसी और वस्तु की कीमत बढ़ती हो। बात स्पष्ट है? यदि किसी और वस्तु की कीमत बढ़ती हो। उदाहरण के लिए यदि ए की कीमत बढ़ने पर, उदाहरण के लिए यदि ए की कीमत बढ़ने पर ब्रैकेट में अर्थात उसके मांग में कमी आएगी, है कि नहीं? उसके मांग में कमी आएगी। ए की कीमत बढ़ने पर बी की मांग में बढ़ोतरी हो जाए, बी की मांग में बढ़ोतरी हो जाए, बी की मांग में बढ़ोतरी हो जाए तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। जैसे चाय कॉफी, आप लोग ज़्यादा लोग हॉस्टल में रहते होंगे तो प्याज महंगा हो जाता है, मूली उसके यहाँ आ जाता है। गर्मियों में खीरा, है ना, तो वो प्रतिस्थापन वस्तु है ना? जब खीरा ज़्यादा मिलने लगे सलाद में, जानिए प्याज महंगा हो गया। इसमें आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं, अपने आप में बता देता है कि अच्छा प्याज महंगा हो गया, इसका मतलब। ऑलराइट, सो जो है दूसरा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनकी मांग में भी कमी आ जाती है, यदि किसी और वस्तु की कीमत बढ़ रही हो। बात स्पष्ट है? बढ़ रही। उदाहरण के लिए यदि ए की कीमत बढ़ने पर ब्रैकेट में अर्थात उसकी मांग में कमी आएगी, ए की कीमत बढ़ने पर अर्थात उसकी मांग में कमी आएगी, बी की मांग में भी कमी आ जाए, बी की मांग में भी कमी आ जाए, बी की मांग में भी कमी आ जाए तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है।
कहा जाएगा, तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाएगा। पूरक वस्तुएं कहा जाएगा। जैसे बैट बॉल, पेन स्याही, या आप लोग जो लिखते हो बॉल पेन रिफिल, है ना, जो भी लिखना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बॉल पेन रिफिल, टेडी चॉकलेट, है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। टेडी बियर चॉकलेट को भी पूरक वस्तु कहा जाता है। एक की मांग में कमी आने दूसरे भी कमी आ रही होती, वो उसे फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जो है इसको आप बोलोगे क्या है ना, ये हो गया आपके पूरक वस्तुएं, और जो है सब जिसको आप बोलोगे कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। बस स्पष्ट रही। आगे लिख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं, अगले पैराग्राफ से, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो मांग के लोच के सिद्धांत को, या सिर्फ मांग का सिद्धांत भी बोलते हैं, मांग के लोच के सिद्धांत को नहीं मानती, जिसका अनुपालन नहीं करती, को नहीं मानती। उदाहरण के लिए कौन कौन सी? पहला, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, फटाफट लिख लेते हैं इसको एक एक लाइन में। गिफिन गुड्स, कुछ जगहों पे ई भी लिखा हुआ, कुछ जहां पे आई भी लिखा हुआ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देन गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, मतलब कि ज्यादातर आपको ई दिखेगा, GIFFEN, गिफिन वस्तुएं। गिफिन नाम है व्यक्ति का। गिफिन से आशय, गिफिन वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है, उन वस्तुओं से है जो रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होती हैं, रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होती हैं, रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होती हैं, तथा तथा आवश्यक है। अति आवश्यक नहीं बोल रहा हूं, आवश्यक है ना, तथा आवश्यक है। सामान्यतः इनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग में कमी नहीं आती। साधारणतः इनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग में कमी नहीं आती। नहीं आती। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में मांग बढ़ सकती है, पर वो नियम नहीं है, ऐसा वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यहां तो हम बात करें ना बाकी चीजों को स्थिर मानते हुए, मांग में कमी नहीं आती। उदाहरण के लिए नमक, नमक, नमक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। नमक, रोट, आटा, सिर्फ बोलो आटे दाल का भाव तुम्हें क्या पता, है ना? नमक, आटा। हालांकि गिफिन ने खुद ब्रेड बोला था, वो अंग्रेज लोग हैं, ब्रेड वो खाते होंगे ना, तो हम लोग तो आटा ही बोलना ज्यादा ठीक है। और अगला, वेबलन वस्तुएं। वेबलन भी नाम है, थर्स्टन वेबलन का पूरा नाम था। वेबलन वस्तुएं, वेबलन गुड्स, ये वे विलासिता की वस्तुएं हैं, ये वे विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, ये वे विलासिता की वस्तुएं हैं जो मांग के सिद्धांत को नहीं मानती। मांग के सिद्धांत को नहीं मानती। जैसे महंगी कारें, महंगी घड़ियां, महंगी घड़ियां इत्यादि, महंगे फोन, वो सब जितने भी, है ना, वेबलन वस्तु। अगला, पिगुअन वस्तुएं, पिगुअन वस्तुएं,
पिग्युवियन गुड्स, इनको सिन गुड्स भी कहते हैं। हालांकि ये आउटडेटेड टर्म है, बहुत यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा ही आपने उन पे पिग्वन वस्तुएं, इनसे आशय उन हानिकारक वस्तुओं से है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उन हानिकारक वस्तुओं से है। सोचिए, दिल्ली ने फिर से नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया इस बार लिकर सेलिंग का, है ना। तो उन वस्तुओं से है, इनसे आशय उन हानिकारक वस्तुओं से, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं से है जो मांग के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती, जैसे गुटखा है, अल्कोहल है, गुटखा, अल्कोहल, तंबाकू, ये सब जितने प्रोडक्ट हैं, अनुपालन नहीं करते, इनको बोलते पिंगुन वस्तु। ठीक, तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो अनुपालन नहीं करती। इसके अलावा आगे लिख सकते हैं कि कुछ अतिरिक्त वस्तुएं भी हैं, उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। दो की हमने और बात की थी। कुछ अतिरिक्त वस्तुओं में एक तो मैंने आपको बताया था सस्ती वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स, जिसको सस्ता माल भी आप कई किताबों में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, सस्ती वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा, तो इसका मतलब अभी लोगों की एवरेज इनकम कम है। जैसे इंडिया में रिफर्बिश्ड आईफोन की डिमांड धीरे धीरे न्यू आईफोन के लगभग बराबर पहुंच गई है, और जिस हिसाब से चल रहा है हो सकता है बहुत जल्दी ही सुपरसीड कर जाए, आगे निकल जाए उससे। मतलब पुराने फ़ोन को आईफोन क्या कर रहा है, उसको आपसे लेता है और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफाई करके नई पैकेजिंग में ही दे रहा है, उसको रिफर्बिश बोलते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है वो। इस हद तक कि एप्पल खुद इंटरेस्टेड है उस काम में। पहले तो बाकी लोग कर रहे थे, अब एप्पल खुद कर रहा है रिफर्बिशिंग, क्योंकि उसमें कुछ लगना है नहीं बहुत रिफर्बिश करने में, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, कुछ लुक्स में थोड़ा चेंज करना होगा, और एकदम से नया फ़ोन आपको मिल जा रहा है। हालांकि उसमें उसका लोगो दूसरे तरीके से बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि ये डिफरेंशिएट किया जा सके कि रिफर्बिश्ड है। ये सब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो मार्केट है इन सब चीज़ों का बढ़ रहा है। तो इन्फीरियर वस्तुओं से आशय उन सस्ती वस्तुओं से होता है। आप लिख सकते हैं कि सस्ती वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो कम आय वर्ग द्वारा उपभोग में लाई जाती हैं, कम आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप द्वारा उपभोग में लाई जाती हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया इसके गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सस्ती हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, कम आय वर्ग द्वारा उपभोग में लाई जाती हैं, तथा आय बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग में कमी आती है। आय बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग में कमी आती है। तो जैसे पहले लोग बीड़ी पीते हैं, जब थोड़ा सा आय बढ़ जाती है सिगरेट पीते हैं, थोड़ा और आवाज पीते हैं फिल्टर्ड सिगरेट, है ना। देखिए पनामा गायब हो गया जो अनफिल्टर्ड सिगरेट था। सो वो जाहिर सी बात है कि एक ब्रांड था पूरा पनामा, पता नहीं आप लोग जानते हैं, वैसे सब ना जाने तो ठीक ही है, यू नो, वो ब्रांड ही गायब हो गया क्योंकि अब फिल्टर्ड सिगरेट का दौर आ गया। तो ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें जो है, तो इंफीरियर गुड्स उनको कहा था, उन सस्ती वस्तुओं को। जो पॉलिस्टर वाले कपड़े थे उस तरह के वो गायब हो गए, रेमी का यूज कम होने लगा। रेमी खास तरह का कॉटन है, मशीन में बनता था, चाइनीज कॉटन, काफी सस्ता कॉटन होता था। तो वो सब अगर कम हो रही है उसकी मांग, और जो है अब देखिए बाइक की मांग इस बार कम हुई है, कार की मांग बढ़ी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चौंकाने वाला डेटा इस बार की दीपावली का है कि बाइक की से डिमांड में कमी आई है, और कार की डिमांड में विशेषकर जो मिड साइज एसयूवी है इसमें बढ़ोतरी हुई। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनकम ग्रुप बढ़ रही है। हालांकि चिदम्बरम अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने बाइक का डिमांड कम होने को बताया था कि लोगों का जो मतलब एवरेज इनकम वाले हैं उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया। आगे समझेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम मतलब इसको अपने हिसाब से खर्च कर पाते हो, वो थोड़ा कम हो गया है। जो भी है, दोनों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल कार का डिमांड बढ़ना और बाइक का डिमांड कम होना, ये दोनों बताता है कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा
साइकिल की डिमांड काफ़ी कम हो गई अगर हम पहले से तुलना करें। पहले साइकिल लोग बहुत चलाते थे, अब साइकिल काफ़ी कम हो गई। साइकिल की जहाँ लगभग बाइक ने ले ली। तो इन्फीरियर वस्तुओं से जबकि साइकिल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है, इसको गुणवत्ता से मत देखिएगा, इसका सीधा सीधा लेना देना कम आय वर्ग द्वारा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अधिक आय वर्ग द्वारा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सस्ती वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स से आशय उन वस्तुओं से जो कम आय वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं तथा आय बढ़ने पर उनकी मांग में कमी आ जाती है। ठीक, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि इसी में एक लाइन में ये समझना जरूरी है, अगली लाइन, कि ये अनिवार्य नहीं है कि, ये पूरा डिबेट है, मैं एक लाइन में लिखवा दे रहा हूं बस आपको इकोनॉमिक्स तो यहाँ जाना नहीं उस तरफ। ये समझना अनिवार्य है कि, ये रेखांकित करना अनिवार्य है कि, क्या लिखा आपने? ये अच्छा इस तरह से लिखना, ये अनिवार्य नहीं है कि हर गिफिन वस्तु, ये अनिवार्य नहीं है कि हर गिफिन वस्तु, हर गिफिन वस्तु सस्ती वस्तु हो, हर गिफिन वस्तु सस्ती वस्तु हो, या हर सस्ती वस्तु गिफिन वस्तु हो, ये जरूरी नहीं है। यह हर सस्ती वस्तु गिफिन वस्तु हो। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, डिबेट है पूरा इकोनॉमिक्स में, कि क्या गिफिन वस्तुएं हमेशा सस्ती वस्तुएं होती हैं या क्या सस्ती वस्तुएं गिफिन वस्तुएं, जरूरी नहीं है। ऐसा भी संभव है कि कोई गिफिन वस्तु है वो इंफीरियर नहीं है। जैसे नमक, आप कितना भी महंगा हो जाइए, नमक तो वही खा रहे हैं, रही कोशिश वो कर रहे हैं नए तरह का नमक इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन जो भी कर पा रहे हैं पैकेजिंग में कर पा रहे हैं कि वो अब आप खुद ही ग्राइंड कर लीजिए, आजकल नया आ गया कि आप खुद ही नमक को ग्राइंड कर लीजिए, वो सब हो रहा है ऑर्गेनिक के नाम पर पैकेजिंग में, लेकिन नमक एज सच का रिप्लेसमेंट नहीं आया कुछ। तो यहां पर ये गिफिन वस्तु है लेकिन सस्ती वस्तु नहीं है। तो ये समझना भी जरूरी है, पूरी इकोनॉमिक्स पे डिबेट है, तो आपको एक लाइन पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर गिफिन वस्तु सस्ती वस्तु हो या हर सस्ती वस्तु गिफिन वस्तु हो, यह अनिवार्य नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अनिवार्य नहीं है, यह समझना अनिवार्य है कि दोनों एक चीज नहीं है, जो भी लिखना चाहें आप। तो ये बात हुई कि क्या हुआ, जो है इंफीरियर वस्तु। अगला नेटवर्क उत्पाद या नेटवर्क वस्तुएं, आखिरी नेटवर्क वस्तुएं या नेटवर्क उत्पाद, नेटवर्क वस्तुएं या नेटवर्क उत्पाद। नेटवर्क वस्तुओं से आशय, इसके अंदर लिख सकते हैं नेटवर्क वस्तुओं से आशय, नेटवर्क वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है, से आशय उन वस्तुओं से है जो एक से अधिक देशों से प्राप्त स्रोतों द्वारा बनाई जाती हैं। बनाई जाती हैं, स्रोतों द्वारा बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, या सब जहां यही एग्जाम्पल दिया था तो मैं भी वही लिखवा रहा हूं। उदाहरण के लिए आईफोन बनाने में करीब 43 देशों के स्रोत जुड़ते हैं। 43 देशों के स्रोत जुड़ते हैं, इन नेटवर्क उत्पादों में एक अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनती है। अभी फिलहाल चाइना का इस पे दबदबा है। इन नेटवर्क उत्पादों में एक अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला बनती है। जहां मैंने आपको, हालांकि इस पे अगर बात करेंगे, यहीं पे इंडिया के पास कैच है। अगले 5-7 साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपूर्ति श्रृंखला में जो चाइना से लोगों का विमोह हुआ है, इंडिया वहां पर अपना स्थान बना सकता है। आसपास में एक कंट्री और भी है जिसको हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, पर बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है, वियतनाम।
वियतनाम काफ़ी खर्च कर रहा है अपने यहाँ शोध पर, इंडिया को भी थोड़ा कैचअप करना चाहिए। तो इंडिया है, वियतनाम है, ऐसे कुछ देशों, वियतनाम के साथ एडवांटेज ये है कि वो भी सामुद्रिक सीमा उनकी लंबी है, इंडिया के साथ वो नेचुरल एडवांटेज है कि दोनों तरफ सामुद्रिक सीमा है, इधर जो यूरोप की तरफ खुलती है, इधर जो एशिया की तरफ खुलती है। तो ये सब एक एडवांटेज है। इंडिया के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज उनकी सामुद्रिक सीमा है, कोस्टल लाइन इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि अगर आप आगे जब पढ़ोगे ज्योग्राफी वगैरह तो आप समझोगे कि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो आयात निर्यात है वो अधिकांश समुद्री मार्ग से होता है, और उसमें सबसे बड़ा जो रूट है वो आपका केप टाउन अफ्रीका से शुरू होकर सिंगापुर तक है। और ऐसे में इंडिया और श्रीलंका एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं। इंडिया का एक खास पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप वर्ल्ड का जब मैप समझोगे तो समझ में आएगा। इंडिया का एक खास पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अंडमान निकोबार। ये सब इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा है कि हाँ, इन स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक एडवांटेज, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम लाभ कमा सकते हैं। इसलिए अगले 4-5 साल इंडिया को काफ़ी मेहनत करना होगा, अपना संरचना उस तरह से बनाएं, अपना उत्पाद उस तरह से बनाएं। आजकल एक नया स्लोगन आपने सुना होगा, इसकी आगे बात करेंगे, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट कहा जाता है कि आप ऐसा उत्पाद बनाइए जिसका पर्यावरण पर शून्य प्रभाव हो, और जीरो डिफेक्ट कहा जाता है ऐसा उत्पाद बनाइए जिसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। क्योंकि चाइना के साथ दोनों दिक्कत है। चाइना के साथ दिक्कत है कि उनके उत्पाद चलें तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये उनकी विश्व की छवि है। इस छवि को इंडिया चाहे तो इनकैश करा सकता है, ऐसे उत्पाद बनाना जिसमें बिल्कुल गलती ना हो, जीरो डिफेक्ट हो। और जीरो इफेक्ट बोलते हैं कि इसका क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में लोग उन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता हो, जलवायु परिवर्तन पे बहुत नुकसान ना होता हो। चाइना ने क्या किया, इसमें बेवकूफ़ बनाया हमें, दुनिया को। वो करते क्या थे, बेमतलब का ये कहते थे कि इससे जो है, चाइना नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे कर रही थी। वो कहते थे कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं उससे जो है पर्यावरण का संरक्षण होता है, एक तरह से झूठ बोल रहे थे। जब आपके आंख में कोई धूल झोंकता तो आप क्या बोलते हो, आई वॉशिंग करना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई वॉश करना, कि आई वॉश कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं आंख में, झूठ बोल रहे हैं सामने सामने। ऐसे ही अगर कोई पर्यावरण के नाम पे झूठ बोले तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। चाइना के ऊपर ये आरोप लगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ग्रीन वॉशिंग से आशय क्या है। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि वो ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे, पर हाँ ऐसी चीज जो आपके समझ को दिखाती हो कि आपको चीजों का विश्लेषण आता है, आप चीजों को समझ पाते हो और उसका अनुप्रयोग कर पाते हो। तो आज हमें ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील हो, ऐसी चीजें बनाना जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान ना पहुंचता हो, और दूसरी चीज ऐसी चीज बनाना जिसमें इफेक्ट, जिसमें बिल्कुल कमी ना हो, जीरो डिफेक्ट हो। तब आप देखोगे कि हम पूरी दुनिया, अब जैसे देखिए, अगर आपने देखा तो पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया के बच्चे अब इंडिया का खिलौना खेल रहे हैं। जब एकदम से इसको टॉय कैथॉन वगैरह के समझेंगे कैसे निर्यात में सब काम किया गया, और छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना जरूरी नहीं है, इस एग्जाम में भी जरूरी है। आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अरे पहले छोटे छोटे चीज़ों को ठीक करें, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी एक पॉइंट के बाद। सो ये कुछ बातें थी कि जो नेटवर्क उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस समय ग्लोबल कंसर्न में। तो ये जो है वस्तुओं का प्रकार रहा, बात स्पष्ट रही। चलिए, तो हमने समझ लिया कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं। अगला वर्गीकरण समझना होगा, विभिन्न प्रकार की सेवाएं क्या होती हैं। अब सेवा से क्या आशय है, देखिए फिर मैं कहूंगा क्लास 9th की एनसीईआरटी में लाइन है ये जो मैं बोल रहा हूं, कि सेवा स्वयं में कोई उत्पादन नहीं है, कोई दृश्य उत्पादन नहीं है, पर यह वो चीज है जो आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। तो सेवाओं से आशय क्या, उन अदृश्य वस्तुओं से। अच्छा, यहां पे एक चीज छोटी सी और, मैं आपको WTO की परिभाषा बताऊं तो आपको हंसी आ जाएगी। WTO कहता है सेवाएं, सर्विसेज रिफर टू ऑल दोज थिंग्स व्हिच डू नॉट फॉल ऑन योर लेग। वो चीजें जो आपके पैर पे नहीं गिरती क्योंकि अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ती। अब आपको तो लगेगा ये कौन सी परिभाषा है, क्योंकि कहीं आपको ट्रेन कर दिया गया है, गलत ट्रेनिंग है वो। आपको लगता है परिभाषा तभी होगी जिसमें भयंकर भयंकर शब्द होंगे, भयंकर भयंकर फ्रेजेस होंगे। अगर अपनी बात ठीक ठीक कही जाती वो अच्छी परिभाषा है। तो इस चक्कर में मत पड़ेगा कि हाई फ्लावरी वर्ड्स का इस्तेमाल करें। WTO जैसी संस्था, आपको क्या लगता है कि वो फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिख पाते? उन्होंने जानबूझ के सरल लिखा, ज्यादा लोग समझ पाए। सो सर्विसेज किससे कहेंगे, सेवाओं से आशय उन अदृश्य चीजों से, अदृश्य उत्पादन से हैं जो आपकी आवश्यकता उपयोगिता को पूरा करती हो। यहां भी दोनों बातें, आपकी यूटिलिटी को, पर वहां क्या था, बोला था तो दृश्य, यहां अदृश्य। उन अदृश्य उत्पादों से है जो आपकी आवश्यकताओं और उपयोगिताओं को पूरा करती हों, तथा
तथा आप कह सकते हो कि चाहे तो WTO वाली बात भी हो सकते हैं, तथा वो जो है जीवन स्तर को बेहतर बनाती हो। तो कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा है। अच्छा, जब मैं सेवा कह रहा हूं तो इमोशनल मत हो जाइएगा, वो वाला सेवा मत समझ लीजिएगा धर्म में पढ़ते हैं। नहीं तो सोचेंगे सर सेवा में पैसा कैसे कई बार होता ना कि पुरानी चीजें इतनी मन में गहरी बैठी, तो वो सेवा अलग है। या वो वाली सेवा मत समझ लीजिए कि सेवा रुकी हुई है, उस सेवा में भी मत पड़िएगा। सेवा का मतलब यहाँ कोई भी अदृश्य उत्पाद। सो जब मैं कह रहा हूं अदृश्य उत्पाद, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेवा है। जब क्लास से पहले आप आए, क्लास के बाद ऐसा कुछ आप प्रोडक्ट कोई नहीं ले जा रहे हो, जो कुछ भी है यहीं पे। पर इससे क्या है, आपकी जीवन संभावनाएं बढ़ रही हैं, अपने जॉब को पा पाओगे, आगे लाइफस्टाइल बेहतर होगी, इत्यादि इत्यादि। या आप जो फोन करके पूछ लेते हो कि भाई ये काम करना है कैसे करें, ये सब क्या हो रहा है, आपके जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। आप एक जहाँ से दूसरे जहाँ जाते हो, कितनी बढ़िया मेट्रो चल रही है, बस चल रही है, पैदल चलना मुश्किल था, क्या हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है, अदृश्य उत्पाद, इनको आप सेवाएं कहेंगे। सेवाओं को हर एक देश अपने अपने तरह से वर्गीकृत करता है, अपने अपने तरह से वर्गीकृत करता है। और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे, मैंने आपको आर्थिक सर्वे के बारे में बताया था, एक बार मैं दोबारा आपको बताऊं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जो नहीं है। आर्थिक सर्वे क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारत सरकार का। मैं एक दो बार अभी और इसको आपसे परिचय कराऊंगा कि मुझे मालूम है कि आप इससे परिचित बहुत नहीं हो। आर्थिक सर्वे भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, और ये दिया जाता है वित्त मंत्रालय की तरफ से। जिनको नहीं पता, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अगर 4-5 बड़े मंत्रालयों का नाम लीजिए तो उसमें से एक वित्त मंत्री जी, आई होप आप जानते होंगे, निर्मला सीतारमण जी भी तात्कालिक वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्रालय के द्वारा दो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज फरवरी में दिए जाते हैं। एक 1 फरवरी को, जिसको आप बजट बोलते हो। बजट जो है वो आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में। अब देखिए, एक चीज यहां पर मैं चाहूंगा कि आप और समझें, हालांकि मैं इसकी बात एक आध बार कर चुका हूं। वित्तीय वर्ष का से क्या होता है इंडिया में, जब हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं तो वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जबकि जो आप 1 जनवरी से देखते हो, ये क्या होता है, ग्रिगोरियन, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये आपका विक्रमादित्य कैलेंडर है। विक्रमादित्य कैलेंडर, इतिहास में शायद अगर कैलेंडर वगैरह पढ़ो तो पढ़ोगे, मुझे नहीं मालूम इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं वो। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा जो विक्रमादित्य कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, वित्तीय वर्ष। ये तो मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को पता रहा होगा। इसमें एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष को हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4। हमेशा सरकारी जबान में जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपको क्वार्टर ही लिखा मिलेगा। Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 का मतलब क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून। Q2 का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। Q3 का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Q4 का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए, मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग समझते सर हमें क्वार्टर समझा रहे हो आप, नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। और शुरुआती क्लासेस में आपको कहा कि मैं चाहूंगा कि बेसिक टर्म्स क्लियर हो। अगली बार जब मैं बोलूं Q2 की रिपोर्ट, तो मुझे कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा इनको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो मैं आपसे बोलूंगा Q2, तो मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर की। सो Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 क्वार्टर्स में कहे जाते हैं। और हमेशा आपको इसे सुनाई पड़ेगा, Q1 का ये डेटा आया है, Q2 का ये डेटा आया है। इन दोनों को मिला के H1 भी कहते हैं, हाफ ईयरली 1, और इनको मिला के H2। तो अगर आप डेटा देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा H1 डेटा, Q1 डेटा, Q2 डेटा, Q3 डेटा, Q4 डेटा। ठीक, अब जरा ध्यान से मुझे बताइए, 1 अप्रैल, अभी हम कौन से वित्तीय वर्ष में हैं, 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2000। एक आध बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मन में बैठ जाएगी बात। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक, अभी से कौन से क्वार्टर में हैं हम, Q3 में। कौन सा महीना चला, नवंबर, तो हम Q3 में। ठीक, इसको हम बोलते हैं चालू वित्तीय वर्ष या करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर या चालू वित्तीय वर्ष, इसको ऐसे भी लिखा जाता है FY, फाइनेंशियल ईयर। ठीक, इससे पीछे वाले को क्या बोलेंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर या पास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछला वित्तीय वर्ष। आगे वाले को क्या बोलेंगे, अग्रिम फाइनेंशियल ईयर। ठीक, जब बजट आता है, जरा ध्यान सुनिएगा,
बजट किसकी बात करता है? आने वाले फाइनेंशियल ईयर की। तो आप मुझे बताओ, जब फरवरी 2024 में जो भी वित्त मंत्री होंगे जब बजट देंगे तो कब का होगा? 24-25 के लिए, ये आगामी वित्तीय वर्ष का बजट। ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, सरकार क्या करती है? आर्थिक सर्वे में चालू वित्तीय वर्ष का डेटा देती है। तो चालू वित्तीय वर्ष का मतलब कौन सा डेटा देगी? 23-24 का। बात क्लियर हो रही? बजट किसका होता है? अभी क्वेश्चन पूछा हुआ, कई बार आया। बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष का होता है और आर्थिक सर्वे चालू वित्तीय वर्ष का। पर जरा ध्यान सुनिए, मुझे ध्यान सुनिए। चालू वित्तीय वर्ष मतलब 23-24, और ये डेटा कब देंगे? फरवरी में। अगर 1 फरवरी को बजट देते हैं तो उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वे दिया जाता है। पर अभी तो पूरा वित्तीय वर्ष पूरा भी नहीं हुआ, जनवरी फरवरी मार्च तो भी बाकी है। तब ऐसे में आंकड़ा आर्थिक सर्वे का हमेशा 9 महीने का होता है, और 9 महीने का आंकड़ा होता है और 3 महीने का अनुमान होता है। इसको बोलते हैं एडवांस एस्टीमेट। जैसे अगले महीने में या जनवरी में के फर्स्ट वीक में आपको न्यूज़पेपर में खूब मिलेगा एडवांस। इस आंकड़े को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इससे बजट निर्धारित होता है। एडवांस एस्टीमेट, एडवांस एस्टीमेट का मतलब 3 महीने का हम अनुमान लगा रहे हैं। पिछले 9 महीने के बेसिस पे हम अगले 3 महीने का अनुमान लगा रहे हैं। इस बार का एडवांस एस्टीमेट और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर भी है। देखना होगा सरकार कैसे उसको डील करेगी, इत्यादि इत्यादि। अब जब साल पूरा हो जाएगा, साल पूरा हो जाएगा, तब वो पूरा आंकड़ा दोबारा देंगे 12 महीने का। इसको बोलेंगे अब हम रिवाइज एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट, इसको ठीक करके दिया गया है। तो इसीलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे में साधारणतः 3 वर्ष के आंकड़े दिखते हैं। कौन कौन सा? अब जैसे 2021-22 का आंकड़ा दिखेगा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, 21-22 का आंकड़ा। 22-23 मतलब जो चालू वित्तीय वर्ष रहा होगा। अगर इस साल के हम फरवरी 23 वाले इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो 21-22 का पूरा आंकड़ा रहा होगा, 22-23 का 9 महीने का आंकड़ा रहा होगा, और 3 महीने का एडवांस एस्टीमेट रहा होगा। बात स्पष्ट हो रही, क्लियर हो रही? ये पूरे वर्ष का रिवाइज एस्टीमेट रहा होगा। कई बार 2020-21 का हम रिवाइज एस्टीमेट 2 भी देखते हैं। इसीलिए सामान्यतः आपसे पूछा था पिछले 3 साल में क्या रुझान रहा है। उसका पर्पस ये था कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए, और इसको आपको कोई आंकड़ा रटना नहीं होता। मैंने आपको बार बार कहा, इकोनॉमिक्स में ट्रस्ट में कुछ भी रटने लायक नहीं है, एक आध बहुत जरूरी आंकड़ों को छोड़कर, और वो वैसे ही रट जाते हैं क्योंकि इतनी बार वो आगे होते सामने। हम जनरली देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह का आंकड़ा रहता है। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक बेसिक बात है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इतना महत्वपूर्ण कि आप मेरी बात मत मानिएगा, जाके थोड़ा शोध भी करिए घर पे। उसके कवर पेज से हर साल अनिवार्य रूप से एक क्वेश्चन मेंस में आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे मिल जाए तो भी ताजुब मत करिएगा। कवर पेज, क्योंकि कवर पेज ऐसे रैंडमली नहीं बनाया जाता। 3 स्रोत में आप हम हमेशा हल्के में लेते हो, बल्कि 4 कहना चाहूंगा मैं, जिसको आप लाइटली लेते हो। चारों बहुत महत्वपूर्ण इम्तिहान के लिए। पहला स्रोत इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज, दूसरा स्रोत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण का पहला 15 मिनट। कभी भी उठा के आप देख लीजिए, पहले 15 मिनट का भाषण और आपका एस्से का पेपर या मेंस का पेपर, आपको अगर ओवरलैपिंग ना दिखाई पड़े तो बताइए। क्योंकि 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री पहले 15-20 मिनट बोलते हैं, वो देश की प्राथमिकता होती है, वरीयता होती है, देश की वरीयता होती है। इस बार देखिए, संरचना की बात करें, संरचना में 3-4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, स्वाभाविक है वो। और 26 जनवरी को आपको आर्ट एंड कल्चर का बैठा बैठा पेपर मिलता है, हर साल मिलता है। जो झांकियां निकलती हैं, ऐसे रैंडमली निकलती झांकी, हर एक झांकी का कुछ मर्म होता है, कुछ महत्व होता है, कुछ एक महत्व होता है। जब आप उसको समझेंगे, जैसे इस बार ट्राइबल इंडिया पे देखिए, आज की शायद न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया होगा अब तक, या तो घर जाके पढ़ेंगे, कोई जल्दी आ गए शायद न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, तो आप देखेंगे कि कैसे 75 पीवीटीजीज के लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। वो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, उसको प्रधानमंत्री जो है आदिवासी विकास कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जब कंटेक्स्ट आएगा तो बात करेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कि इसको कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे इस पर फोकस किया जाए। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 26 जनवरी को जो झांकियां निकलती, ईमानदारी से बताइए कितने लोग 26 जनवरी की झांकी देखते हैं? आज उसको देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होता है। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे विश्लेषण मिल जाते हैं कि हाँ ये है।
प्लस जो है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये सब ओरिजिनल सोर्स है। आपको शायद मेरी बात पे हंसी आए, पर मैं आज भी अभी भी मेरा मोबाइल अगर आप चेक करें, हालांकि राइट टू प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करिएगा, तो मेरे मोबाइल में आपको 8:45-9 बजे का अलार्म मिल जाएगा रात में। मैं आज भी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनता हूँ। उससे बढ़िया स्रोत मुझे आज तक नहीं लगा न्यूज़ सुनने का, क्योंकि वो सीधे सीधे सरकार की तरफ से आ रहा है। और ऑल इंडिया रेडियो पे डिस्कशन करने के लिए आपके अंदर कुछ खास कैलिबर होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को बैठा दिया डिस्कशन के लिए। यूट्यूबर्स और इन सब के साथ दिक्कत ये कि न्यूज़ कितनी सही है कैसे चेक करेंगे, आपको तो पता है नहीं। तो क्रेडेंशियल्स भी तो इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कह रहे हैं कितना सही है। अब या तो मैं जानता हूं तो मैं जान पाऊंगा कि हम ये गलत है। बहुत सारे लोग, और कम से कम इकोनॉमिक्स में तो मैंने कईयों के इंफॉर्मेशन में गलतियां देखी, पर वो चूंकि इतना अच्छे से पोर्ट्रे और फिर मिलियंस व्यू हैं तो आपको लगता है तो सही होंगी। हाँ बिल्कुल वो भी है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो सुनने का अपना अलग लुत्फ है, क्योंकि वो विजन का, देखिए विजन का पर्पस क्या है, उन बच्चों को मदद करना जो तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो सबके लिए है, सभी को सुनने के लिए। तो यहां पर जब आपको न्यूज़ सुनाई जाती है वो रिवीजन के पर्पस से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मैं ये नहीं कहता कि जो है मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर ऑल इंडिया रेडियो का अभी भी विकल्प नहीं है। और अच्छा, उनके आज आप लोग 8:45 का दिक्कत हो तो उनके पॉडकास्ट पे जाइए, लेकिन सुनना चाहिए। 15-20 मिनट का होता है, बल्कि डिस्कशंस भी करते हो। डिस्कशन हफ्ते में एक दिन आता है परिक्रमा, जिसमें पूरे हफ्ते की खबर जो है मोटा मोटा कि हाँ क्या किया जाता है। सोर्सेस की कमी नहीं है, आप कोई भी सुने लगभग वही चीज़ होती है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये छोटे छोटे डिटेल्स का जरूर ध्यान रखें। तो इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज अपने आप में महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट चौथा सोर्स मैं आपको बताऊं वो है योजना मैगजीन। एक और चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है इस तैयारी में, लोग उसको वैल्यू नहीं करते। योजना मैगजीन को ना पढ़ना एक स्ट्रैटेजिक चूक होती है। उसमें फिर मेरी बात मत मानिए, उसमें एक पेज आता है डिड यू नो, क्या आप जानते थे। उसमें शब्दावली देते हैं, 12 महीने का मिला के देखेंगे तो 12 पेज आए। और 12 पेज से आपको ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीटी में एक क्वेश्चन कम से कम ना मिला हो। 12 पेज एक क्वेश्चन, श्योर शॉट, नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील। अगर आप इम्तिहान के 10 दिन पहले 12 पेज रिवीज कर लो, एक तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक तो मिनिमम है ही है कि आपको उससे एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिले। मैं बार बार कह रहा हूं सर, थोड़ा स्ट्रेटेजिक होइए, प्लान करिए। जिसको ना ज्यादातर वो क्या बोलते हैं वो लोग, स्मार्ट स्टडी। मैं उस तरह के फैंसी वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, लेकिन आप थोड़ा अगर आप रणनीतिक रहेंगे तो आप देखेंगे चीजें संभव हो पाती हैं। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये आर्थिक सर्वे एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आर्थिक सर्वे आप पढ़ें ना पढ़ें वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम जो विजन में आपको हैंडआउट दिया जाएगा उसको जरूर देख लीजिएगा इत्यादि। आर्थिक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो सेवाओं के 3 प्रकार वो कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। Q1, Q2, Q3, Q4 क्या होता है, मोटा मोटा एडवांस एस्टीमेट समझ में आया किसे कहते हैं, जो 3 महीने का अनुमान निकाला जाता है। चलिए अब अगर हम बात करें तो आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहले से सुन लेते हैं। पहली जिसको आप कहते हो सामान्य सेवाएं, हालांकि ऐसा लिख के नहीं आता लेकिन उनका वर्गीकरण। सामान्य सेवा में कौन सेवाएं, जैसे आपका टेली कम्युनिकेशन है या दूरसंचार जिसको आप बोलते हो, दूरसंचार, परिवहन है, होटल है, होटल का बिजनेस है, ये सब जो आपके हैं। दूरसंचार है, परिवहन है, होटल है, ये सब आपके सामान्य सेवाएं या जनरल सर्विसेज में आता है। दूसरा जिसको हम बोलते हैं पेशेवर सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, इसके अंतर्गत आपका आता है वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, या इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि रियल स्टेट, रियल स्टेट, हालांकि इसको ऐसे लिखा जाएगा, रियल स्टेट, और अन्य पेशेवर सेवाएं, अन्य पेशेवर सेवाएं। और तीसरा लोक सेवाएं। पहले सुन लीजिए, इसको लिखेंगे, लोक सेवाएं, जिसके अंतर्गत आपका आ गया लोक प्रशासन। भाई आप जब नौकरी करोगे तो आप भी तो सेवा ही दोगे। लोक प्रशासन, रक्षा, डिफेंस का जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इत्यादि। ये आपका क्या हो गया, लोक सेवाएं। तो मोटा मोटा इकोनॉमिक सर्वे 3 तरह की सेवाओं की बात करता है। जनरल सेवाएं जैसे होटल है, परिवहन है इत्यादि। पेशेवर सेवाएं जैसे वित्तीय सेवा है, रियल एस्टेट है, पेशे। अब वित्तीय सेवा का मतलब क्या होता है? वित्त क्या होता है? वित्त का मतलब होता है जब आपके लिए धन की सुलभता सुनिश्चित करना। इसलिए फिर मैं कहूँगा कि अगर आप देखें तो बहुत स्वीकृत परिभाषा है कैम्ब्रिज स्कूल से। वो कहता है वित्त क्या? वित्त का आशय धन की सुलभता सुनिश्चित करने से है, जब भी आवश्यक हो। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो, आपके लिए अगर धन की सुविधा है तो आप उसको कहोगे कि वित्त है। अब वो पैसा आपका हो या किसी और का हो, जैसे आप बैंक से जाते हो, किसी कर्जा ले रहे हो तो किसी और का पैसा दिया जा रहा है ना आपको। वो पैसा आपका हो या किसी और का हो, वो पैसा आप निवेश के लिए लो या जो है उपभोग के लिए लो, वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो। तो अंग्रेजी में लिखते हैं एक्स्टर की, फिनांस रिफर टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन नीडेड। जब भी पैसे की जरूरत हो, पैसा मिले, बी इट योर ओन और समबडी एल्स, बी इट फॉर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, बी इट स्मॉल और बिग। तो अगर छोटा लोन है तो उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त। तो वित्त का मतलब जब भी पैसे को उपलब्ध होना। जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आप क्या करते हो? आप मुझे बताओ, पैसे की जरूरत पड़ती है आप क्या करते हो? घर वालों से मांगते हैं। तो और इसके अलावा सेविंग से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अकाउंट में गए, अकाउंट से पैसा निकाला या एटीएम से निकाला। कोई सेवा दे रहा है? कोई लोग तो सेवा दे रहे हैं इन सब चीजों की ना। आपका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आपके लिए एटीएम लगा रहे हैं, एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। वित्तीय सेवाएं। आपको लोन चाहिए जो उपलब्ध करा रहा हो, आपने घर वालों से मांगा तो इस केस में घर वाले वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि उसको आगे समझेंगे, ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। और घर वाले फिर कहाँ से लाते होंगे? कुछ और स्रोत होगा वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं का मतलब वो लोग जो इस वित्त को उपलब्ध कराते हो। बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब वित्तीय सेवाओं में आ गए कि नहीं? वित्तीय सेवाएं बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया में, बहुत बड़ा कारोबार है। तमाम जो बैंक्स हैं, तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सब क्या है? एक तरह की वित्तीय सेवाएं देने वाली लोग हैं। ये भी तो एक प्रकार की सेवा हो गई। तो ये जो है आपकी पेशेवर सेवा में आती है वित्तीय सेवाओं। बहुत बड़ा बाजार है वित्तीय सेवाओं का। आपको मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपसे प्रीमियम लेती है और जब जरूरत पड़ता है, ईश्वर ना करे किसी जरूरत आकस्मिक स्थिति में, तो आपको पैसा दे उपलब्ध कराते हैं। तो वित्त हो गया कि नहीं? ऐसी बहुत सारी सेवाएं जिसको वित्तीय सेवाओं में हम रखते हैं। रियल स्टेट हम श्योर ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप आजकल किसी मॉल में जाते हो तो आपने देखा क्या होता है? मॉल को कोई ग्रुप बना रहा है, उन ग्रुप को डेवलपर बोलते हैं। छोटे छोटे शब्द ध्यान रखिएगा। मैंने पीछे आपको बताया कंपनी के मालिक को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। कंपनी का मालिक नहीं बोलते, प्रमोटर बोलते हैं। अब जो बिल्डिंग बनाते हैं इनको डेवलपर बोलते हैं। तो आप सोचो आम्रपाली डेवलपर है, ये डेवलपर हैं, वो डेवलपर हैं, ये क्या है? ग्रुप है। तो आप किसी मॉल में जाते हो तो किसी डेवलपर ने उसको बनाया होता है, किसी डेवलपर ने उसको बनाया होता है। और वो क्या क्या कर रहा है? आप मॉल में जा रहे हो, आप देखिए आपके लिए वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है, एसी ठीक से काम कर रहा है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, ये सब कोई करा रहा होगा ना। इसको रियल स्टेट बोलते हैं। रियल स्टेट का मतलब ये सभी सेवाओं का मिला जुला स्वरूप, जिसमें सुरक्षा हो गया, जिसमें तमाम सुविधाएं हो गई। आजकल आप देखते हो जो बड़ी बड़ी स्काई राइज बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े मल्टी जो है बिल्डिंग्स बनी हुई, इसमें क्या होता है? आप जाते हो, रहते हो, कोई है जो वहाँ पे आपका पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित कर रहा है, आपके लिए पानी है, आपके लिए बिजली है, ये सब सुनिश्चित कर रहा है। इस सब को रियल स्टेट कहा जाता है। रियल स्टेट का मतलब सिर्फ मकान बनाना नहीं होता, वो सारी सुविधाएं सुनिश्चित करना भी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? रियल स्टेट। और पूरी दुनिया में फिर बहुत बड़ा कारोबार है रियल स्टेट का। जी हाँ, तो यहाँ तो सेवा की तो बात हो रही। रियल स्टेट में आपने बिजली वहां से ली, लेकिन आपकी कॉलोनी में बिजली कैसे सुनिश्चित हो रही? कोई ग्रुप है जिसको कर रहा है कि किस घर में कितनी बिजली जाएगी, जनरेटर कब चलेगा, बिजली चलेगी तो जनरेटर चलेगा, ये सब जो काम कर रहा है ये रियल स्टेट। मैं जानता हूं कि आप चूंकि अभी ऐसे सेटअप में नहीं रह रहे हो, रियल स्टेट में जैसे जितनी कॉलोनी है, बड़ी बड़ी कॉलोनी देखते हो ना, कि आप उसके अंदर घुसे तो पूरा एक शहर है अपने आप में। आप वहां गए, आपके लिए पार्किंग है, आपके लिए स्विमिंग पूल है, आपके लिए जिम है, ये सब कोई मेंटेन कर रहा होगा ना। इस पूरे ग्रुप, जाहिर सी बात है फ्री में नहीं करते, चार्ज करते हैं इसके लिए। तो ये पूरी जो सेवा हो, इसको हम क्या बोलेंगे? ये रियल स्टेट है। और रियल स्टेट का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है पूरी दुनिया में। आप देखिए जैसे दुबई है, इस समय रियल स्टेट का नया डेस्टिनेशन। बुर्ज खलीफा क्या है? एक क्लासिकल एग्जाम्पल है रियल स्टेट का, बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा जैसी और सारी बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके नोएडा में बन रहा है एक,
वही ग्रुप बना रहा है, वही डेवलपर, सेम डेवलपर यहाँ भी बना रहा है अब, क्योंकि उन्हें दिख गया कि अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो है जाहिर सी बात है, ये सब रियल स्टेट है। बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंगें बनाना, उसका मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस रखना, उनमें सुविधाएं सुनिश्चित करना। आप क्या करते हो, आप सीधे जाते हो मकान में अपने, सारी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित होती हैं, है ना। पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, आजकल एक नया कल्चर चल रहा है रियल एस्टेट में, एयरबीएनबी। सुना कि नहीं, एयरबीएनबी एक नई चीज़ आ रही है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं ऐसे जो पे काम कर रहा हूँ, 5-6 महीने के लिए रहना होता है। मान लीजिए विजन मुझसे कहे सर आपको अलग अलग शहरों में जाके पढ़ाना है ना। ऐसे में जाहिर सी बात है वहाँ जाके 6 महीने रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब होटल में रहूँगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। आजकल ऐसे सेटअप बन रहे हैं कि आप आइए, सिर्फ अपने साथ चद्दर लाइए, बस कहिएगा तो भी ऑर्डर पे आ जाएगा ब्लिंकिट पर, जो है चद्दर लाइए और आप आराम, सारी सुविधा आपके पास वहाँ मौजूद होती है, एसी और रेफ्रिजरेटर और सब कुछ कंप्लीटली फर्निश्ड, पूरी तरीके से तैयार। आप आइए, रहिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद जाइए दूसरे जहाँ रहिए, ये इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक तरह का रियल स्टेट है। रियल स्टेट आजकल आपने सुना होगा, एक ग्रुप हालांकि बहुत तेजी से आए थे लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाए, उनको बोलते हैं वी वर्क। ऑफिसेज भी, अपना परमानेंट ऑफिस क्यों रखना। आजकल एक नया मॉडल चल रहा है, प्लग एंड प्ले, कि आप ऑफिस 6 घंटे के लिए ले लीजिए, अपने एम्प्लॉइज को बुलाइए, अपना ऑफिस रहेगा, आप बढ़िया कॉफी मशीन वगैरह सब है, आप ऑफिस में काम करिए, उसके बाद अपना लैपटॉप उठाइए, जाइए, कोई आएगा उसको साफ करेगा, दूसरा ऑफिस आ जाएगा उसी जगह पर। अभी इस इंडस्ट्री में तो होना बाकी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं दिखा इन लोगों को। कितना बढ़िया कोई एक ही मुखर्जी नगर का ही बड़ा सा क्लासरूम बनाए, और जिन इंस्टीट्यूट को जरूरत है हम टाइम बताइए हमें, और किसी और को क्यों करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सोच रही, शाम को उनकी क्लासेस खाली रहती हैं, उनके आय के स्रोत बन जाएंगे। यही सब आपसे उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम में, जो नौकरशाह है इस तरह सोच पाए कि सरकार के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ये काम करे, कितना बढ़िया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट कर ले विजन के साथ कि आप एक काम करिए, हम आपको क्लासरूम उपलब्ध कराते हैं, क्लासरूम की कॉस्ट बहुत महंगी है, बदले में हमारे जो बीए के बच्चे होंगे उनके लिए इवैल्यूएशन का काम आप करेंगे, जैसे आप अपने यहाँ बढ़िया करवाते हो, इवैल्यूएशन आंसर लिखवाते हो रोज, और ये डील करा लेते हो। सोच के देखिए, विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा है, और दोनों जहां गुणवत्ता बढ़ रही है, दोनों जहां गुणवत्ता, विजन का भी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी वंस दे आर अटैच विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी वंस दे आर अटैच विद कि हाँ चलो रोज आंसर लिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यही काम आपको आगे जाके करना है। अब स्वभाव बदल रहा है ब्यूरोक्रेसी का, अब आपको चंबल के डकैत, सॉरी, चंबल के बागी नहीं पकड़ने, वो लाइन है ना 5 सिंह तोमर वाली, बिहार में तो बागी होते हैं, तो आपको चंबल के बागी नहीं पकड़ने, अब वो दौर गया। अब जो ब्यूरोक्रेसी, उसको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा जो नए तरीकों से देख पाए। देख रहे सरकार, अब आपको पता G20 का जो मंडपम है उसको सरकार ने किराए के लिए ओपन कर दिया, कितना बढ़िया सोच है भाई। भी मतलब पढ़ा रहे, उससे बढ़िया क्या है आपको। अब बड़ी बड़ी कंपनी सोची, यहाँ G20 की मीटिंग हुई थी, एक एक दिन के 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए आ रहे हैं, मेंटेनेंस का पैसा निकल रहा है, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, क्या दिक्कत है, अच्छी चीज है कि नहीं। और आपके लिए सोचिए, शादी ब्याह लोग वहां करें, यहाँ पे G20 मीटिंग हुई थी, आपके लिए गला टाइम है और सरकार के लिए पैसा है। ये जिसने सोचा, इसी तरह के, इसी को बोला जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बार बार कि स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी चाहिए अब, क्योंकि सरकार को नए संसाधन जुटाने पड़ेंगे अगर हमें इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना है, और सेवाओं में बहुत विकल्प है। तो अभी तो ये सब होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भी आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन अगले 5-7 साल में आप देखो, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आ रहा है, तो कुछ जिनके पास तो पैसा हो तो समझ ही रहे होंगे कि ऐसा कोई सेटअप क्यों ना बनाया जाए। अगर 4-5 कॉलोनी वाले मिलकर ही अपना प्रॉपर्टी को तोड़ के एक बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लें कि यहाँ क्लासेस मिलती, नीचे हम पार्किंग देंगे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मल्टीपल, क्योंकि देखिए भी आग वाग लगी तो ये भी चिंता है, सिक्योरिटी का भी, हम सिक्योरिटी फीचर सारे रखेंगे, एग्जिट प्लान प्रॉपर रहेगा, तो कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहेगा उनसे एग्रीमेंट। और इंस्टीट्यूट को बहुत सारे कामों के लिए कर सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ये सब होगा। अभी थोड़ी अजीब लग रही है आपको बात सुनने में, ये सब क्या रियल स्टेट है, इसी को रियल स्टेट कहा जा रहा है। बहुत सारी चीजें आ रही रियल स्टेट में, डेवलपर बहुत सारे आ रहे हैं। अब से मेट्रो को, पता नहीं मेट्रो को अभी तक नजर क्यों नहीं गई कि मेट्रो के ऊपर इंस्टीट्यूट्स खुले, शुरू ही हो गया, खैर इट हैव स्टार्टेड, व्हाई नॉट एवरीवेयर। हर मेट्रो के आसपास जमीन तो बहुत है, उनके पास जमीन का प्रॉब्लम है नहीं। यही काम आगे मैं आपको बताऊंगा रेलवे के साथ अब किया जा रहा है। रेलवे ने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास इतनी सारी जगह पड़ी हुई है। सोचिए अगर रेलवे स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक होटल हो, हर शहर में जरूरत होती है, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रेलवे को अपनी जमीन का कितना अच्छा स्रोत मिल जाएगा,
कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक होटल है, किसी प्राइवेट होटल के साथ एग्रीमेंट है कि आप जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जो आ रहे हैं किसी शहर से, उनको रेलवे स्टेशन में ही होटल मिल जाए तो उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या होगा? उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? वहीं छोटी सी बाजार हो जाए जो स्थानीय उत्पादों को बेचती हो, मुरैना हो तो गजक बिक रही है, जो भी है। ये सब हो रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्लीज पॉलिटिकल न्यूज से थोड़ा निकलिए, आप उसके गुलाम हो गए हैं। आपको बस सब कुछ में वही दिख रहा है कि हाँ ये जाति है, ये जो है धर्म है, ये है, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ों से। थोड़ा सा उससे बाहर आएंगे तो देखेंगे बहुत कुछ हो रहा है, और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसको ना फ्रेश एयर वाली बात है। तो रेलवे में बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि हम जो है रेलवे के लिए आय के स्रोत भी बना पाए। मेट्रो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। देखिए मेट्रो कैसे बढ़िया आय के स्रोत बनाती। मेट्रो कितने अच्छे आय के स्रोत बना रही है ये सब करके कि जो है नीचे मॉल्स हैं, ऊपर मेट्रो चल रही है, ऊपर मॉल है, नीचे मेट्रो चल रही है, उनके आय के स्रोत भी बन रहे हैं, लोगों को भी कन्वीनियंस है। लोगों को, मैं खुद मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, मुझे पसंद आता है मेट्रो से। अपना बढ़िया गाना लीड लगा लिया, बढ़िया घूम चलते जा रहे। ड्राइविंग करना अपने आप में सर दर्द है दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें, बस वो गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। तो ये सब रियल स्टेट में आता है। जो इस तरह की सेवाएं दे रहे हो, तो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इनको रियल स्टेट में हम कहते हैं। तो वी वर्क बहुत बड़ी कंपनी है जो इस तरह का काम करती है। ऑफिस अपना ना बनाइए, हमारे ऑफिस का यूज़ करिए, प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है उसको। तो ये सब हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। उससे क्या होता है, कॉस्ट सस्ती हो जाती है। अब मैं जैसे मान लीजिए विजन की मैं बात करूँ, तो मैंने उनका बैलेंस शीट तो नहीं देखा है। बैलेंस शीट फिलहाल आपको बताऊँ, एक रिकॉर्ड होता है, बही खाता जिसको आप बोलते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा रेंटल का ही जाता होगा। ये जो किराया और ये सब का जो मेंटेनेंस है, अगर इससे बच जाए तो आप स्टूडेंट्स को भी उसका लाभ दे पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह की धीरे धीरे आप देखेंगे बनेंगे, सिस्टम बन रहे हैं। वित्तीय सेवाएं हैं, रियल स्टेट हैं, या जो अन्य पेशेवर सेवाएं इसमें आती हैं, और जैसे वकील हुए, इस तरह के जो सेवाएं हुए, वो इसमें आ गए पेशेवर सेवाओं में। लोक सेवाओं में लोक प्रशासन है, जो आप करोगे, जो नेता लोग कर रहे हैं, लोक प्रशासन है। ऐसा नहीं, वो भी काम करते हैं प्लीज़। जैसे आप तुरंत मान लेते हो कि अरे ये तो कुछ काम ठीक है, वो एक इमेज बन गई आपके मन में, लेकिन बिना काम की चीज़ें हो भी नहीं रही हैं। इतना भी मतलब नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मानता हूँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, उनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ गड़बड़ ही है। सिर्फ गड़बड़ होता तो व्यवस्था चल नहीं रही होती। कोई व्यवस्था चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ठीक तो है ही है ना। रक्षा जो है आप जानते हो बहुत बड़ा हमारा सेवा है। इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब एक लोक प्रशासन सेवाओं में आता है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें अधिकांश सेवाएं जो अगर हम बात करें, जो अगर इंडिया को 100 रुपये मिलता है तो उसमें से सेवा से करीब 54 रुपये मिलता है, जिसको हम 100 रुपये को फिलहाल अभी जीडीपी बोल देते हैं। तो 54 रुपये जीडीपी, मतलब 54% जीडीपी का 54-55% जो है वो सेवा से आता है, और उसमें अधिकांश हिस्सा पेशेवर सेवाओं से आता है। 21-22 के आसपास, 21-22%, मतलब कृषि से ज्यादा पेशेवर सेवाओं से आता है। ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कृषि को ज्यादा आना चाहिए। 21-22 पेशेवर सेवा, मोटा मोटा 15-16 ये, और मोटा मोटा 15-16 ये। तो ये जो है एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। अब देखिए, यूपीएससी ने, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कोविड के वर्ष में भारत में जीडीपी के कुल उत्पादन में या कुल जीडीपी में सेवाओं में पेशेवर सेवाओं का हिस्सा सामान्य सेवाओं से कम था। सामान्य सेवाओं से कम था। अब देखिए, ये क्वेश्चन अपेरेंटली, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग कहते हैं आपको इसके लिए तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, डेटा रटना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, कोविड का वर्ष है, पहली सेवा तो वैसे नहीं हो रही, वैसे ही कम रहेगी। लॉकडाउन चल रहा था। मैं क्या देख रहा हूं, आपका एप्लीकेशन, कि आपको चीजों को यूज करना आता है कि नहीं आता। मैं डेटा में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने क्या पूछा, कोविड का वर्ष क्यों लिखा? कुछ सोच के लिखा होगा भाई, शब्द लिखा है तो कुछ पर्पज रहा होगा। मैंने आज मैं कोविड के वर्ष के बारे में क्यों पूछ रहा हूं? मैं देखना चाह रहा हूं कि दिमाग में बात आ रही कि नहीं, कि भाई उस समय तो वैसे लॉकडाउन था, तो ये तो वैसे ही बंद था, होटल बंद थे, परिवहन बंद था, ये सब तो वैसे ही बंद था। और ये सामान्य में ही जब ज्यादा होता है तो उस स्थिति में तो और ज्यादा हो जाएगा ही। उस समय वित्तीय सेवाएं बहुत ज़्यादा से तेजी से बढ़ गई थी, इत्यादि इत्यादि। सरकार बहुत ज़्यादा पैसा उपलब्ध करा रही थी, तमाम नए वेंचर्स आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, तो अगली बार जब भी आप कोई डेटा वाली चीज़ देखिएगा,
मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, पीटीए क्वेश्चन देखिए आप, तो जब डेटा वाले क्वेश्चन देखिए तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई तर्क भी काम कर रहा है क्या, कोई लॉजिक काम कर रहा है क्या, और अगर लॉजिक है तो ज्यादा चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। सो आर्थिक सर्वे के अनुसार ये वर्गीकरण, बात स्पष्ट रहा। चलिए एक बार मैं चाहूंगा फटाफट क्यों ना हम आर्थिक सर्वे को एक बार थोड़ा सा आपसे और परिचय कराएं उस डॉक्यूमेंट का, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट है, लेकिन यही है कि चूंकि आंकड़े वाकड़े बहुत होते हैं तो लगता है अरे बाप रे ये क्या है। ये सरकार की तरफ से आता है, आप परिचित होंगे ही। ऑलराइट, सो अब देखिए ये डॉक्यूमेंट है आर्थिक सर्वे, अब हिंदी में देखा तो आर्थिक समीक्षा। इसमें जनरली दो बुकलेट्स आती हैं, पहली बुकलेट थ्योरेटिकल होती है, दूसरी बुकलेट डेटा होती है। अब देखिए एक एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए 2019-20 का है, 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, और अगर आप इसका थीम पेज देखें बहुत ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, नई नोट और पुरानी नोट का रंग जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में लिख के आता है कि क्या है कवर पेज, उसका क्या आशय है, क्या मैसेज दे रहा है कि नई नोट पुरानी नोट को जोड़ा जा रहा है और कैसे हर सेक्टर उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा कि कैसे जो है अर्थव्यवस्था में जो नई चुनौतियां हैं उसको कैसे निपटा है, पिछले कुछ वर्षों में क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं जिनसे, तो यही आपको बात करना था। जीएसटी का देखिए यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, तो सीधा सीधा कि कौन से प्रमुख आर्थिक सुधार रहे हैं इत्यादि। ये देखिए ध्यान से, ये कोरोना का है 2020-21 वाला इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोरोना का वायरस है, उस पर एक तराजू लगा हुआ है, एक तरफ चुनौतियां लगी हुई हैं, रिस्क लिखा हुआ है। रिस्क में क्या क्या है यहाँ आप देख नहीं पाओगे तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, जीवन है, स्वास्थ्य है, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का बाट छोटा रखा गया, प्राथमिकता बहुत स्पष्ट थी, जीवन लोगों का। अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बाट छोटा है, जीवन का बाट बहुत बड़ा है, और उसको हमने कैसे किया, जो आपदा थी उसको अवसर में बदला, अपॉर्चुनिटीज में। और अपॉर्चुनिटीज का भार अगर देखें तो ज्यादा है, और अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या दिख रही हैं, कैसे बहुत सारे सुधार किए गए इत्यादि, अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म्स हुआ, बहुत से बड़े बड़े रिफॉर्म्स चालू किए गए। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, पुलिस है ना, तो जो है वो उस जो है भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। तो आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि कैसे वो भारत माता की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उससे पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे, और उसमें बीच में वहाँ पे वी शेप लिखा हुआ था, वी रिकवरी। क्वेश्चन पूछा है कि आपको लगता है कि भारत की रिकवरी वी हुई है। ये देखिए 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है, जब हमने फिशरी कल्चर की बात की, सीधा सीधा इससे था उस पर। तो ये सारी चीज, अब ये आई थिंक इतना उदाहरण पर्याप्त है। अब जितना पीछे जाते हो आपको हर साल एक क्वेश्चन मेंस का कवर पे से तय है, तो ये सब कहीं लिस्ट इसको बनाते चलिए कि चीज जरूर देख लेनी कि भाई अगर मान लीजिए मिल गया तो बढ़िया, एक फुल टॉस बॉल मिल जाएगी, बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें 12 से आराम से 7-8-9 नंबर खींचे जा सकते हो। तो हर एक इकोनॉमिक सर्वे कुछ ना कुछ कहता है। ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स का अपना, मैं भी इसको टू बी ऑनेस्ट सुनता हूँ, वो अपने साथ लिंक भी अटैच कर देते हैं, 1-1.5 घंटे में पूरे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताते हैं कि क्या है, क्या खास बातें रही हैं, किस चीज को वरीयता दे रहे हैं इत्यादि। अब इसके बाद क्या चाहते हैं कि सरकार आपको घर पे आके बताए, इतना बढ़िया बड़ा स्रोत दे रहे हैं, फिर भी आप अगर नहीं मान रहे हो तो फिर अब ये मान लीजिए इसी में हम देखें, आर्थिक समीक्षा खंड 1 में ही आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सेवाओं के बारे में बताया, तो देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ कि नहीं सेवाओं का। पहला कि कुल सेवाएं, इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण एक सामान्य सेवा हो गया। दूसरा वित्तीय, रियल स्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। अन्य सेवाओं में लिखा भी होगा कहीं ना कहीं कि क्या क्या उसका डिटेल होता है, किस किस चीज को जोड़ते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2020-21 एडवांस एस्टीमेट, समझ में आई बात कि इसमें 3 महीने का एडवांस जुड़ा हुआ, 9 महीने का आंकड़े हैं। फर्स्ट रिवीजन, रिवाइज एस्टीमेट। तो इस तरह से आप देखोगे कि आप कई, ये समझ में आ रहा है H1 का मतलब क्या, हाफ, Q1, Q2 समझ में आ रहा है, हर एक का क्वार्टर डिटेल क्या है। तो आई होप ये शब्द समझ में आ रहा है आपको कि इसका क्या मतलब है। तो ये सेवा के 3 प्रकार होते हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाने, और हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखेगा।
इनफैक्ट एक बार देखते हैं, हो सकता है इस चैप्टर में आपको दिख जाए वो। कई बार चैप्टर 1 में भी होता है, कई बार चैप्टर 8 में उद्योग के साथ देते हैं। हर वो आंकड़ा जिसके क्यों महत्व है उसका, वो यहां दिखाया जाता है। अब देखिए ये सब ग्राफ देख के लोग डर जाते हैं कि बाप रे क्या ही बात हो रही है इसमें, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इसके बेसिक चीजों को समझ, अब देखिए यहाँ पे देखिए पूरा डेटा दिया हुआ हमारे पास, इसको भी आगे समझेंगे कि उद्योग के क्या क्या वर्गीकरण होते हैं। पर अगर आप देखिए ये समझ में आ रहा है आपको, प्राथमिक माल क्या है, पूंजीगत माल क्या है, अर्धनिर्मित माल क्या है, जो आपका जो है सेमी फिनिश्ड, इसके अलावा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं या स्थायी उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का क्या डिमांड है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का क्या डिमांड है, उपभोक्ता माल क्या है। तो ये जितना मैंने आपको वर्गीकरण बताया वो वर्गीकरण आपको दिख रहा है यहां पर। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। पूंजीगत माल कोविड में देखिए कहां तक पहुंच गया। कोई भी कह सकता है कि भाई जब कोविड में डिमांड ही नहीं आ रही, लॉकडाउन चल रहा है, सबसे ज्यादा कहां आपको दिखा डिमांड बनी रही, गैर टिकाऊ में। फिर भी देखिए जो है जब ये सब कुछ 90 के ऊपर जा रहा है, ये तब भी 48 है, -48। अब ये सब आंकड़े नहीं है मोटा। अब ये देखिए आपसे उम्मीद नहीं की जा रही कि आप ये सब जाने, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हाँ कैसे ये सब चीज महत्वपूर्ण है। जो हमने जो लाइन लिखवाई है आपको वो यही बताती है कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग ये बताती है कि अर्थव्यवस्था आगे ठीक है। अगर मांग नकारात्मक हो रही तो इसका मतलब गड़बड़ है। लॉकडाउन में दिख रहा था कि भाई जब कोई मशीन चल ही नहीं रही, कुछ डिमांड ही नहीं बन रही, नई फैक्ट्री को क्यों लगाएगा। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि करेक्शन होता दिखाई पड़ा। तो ये मोटा मोटा आई होप शब्द आपको समझ में आ रहा है। क्लास खत्म होने के बाद अगर इकोनॉमिक सर्वे के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई सारी शब्द आपको समझ में आ रही हैं तो आपका जॉब डन है। सवाल ही नहीं उठता कि इकोनॉमिक्स आपको नुकसान करेगा, क्योंकि ये आपको नहीं रटना, लेकिन ये शब्द समझ में आने चाहिए। जैसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा खनन क्या, विनिर्माण क्या चीज कह रहे हैं, प्राथमिक माल, पूंजीगत माल, अर्धनिर्मित, अवसंरचना, टिकाऊ उपभोग, गैर टिकाऊ उपभोक्ता माल, समझ में आ रहा है। इसका वर्गीकरण है कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या उसमें डायमेंशंस है। तो ये बात रही कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है और कैसे उसके हिसाब से वर्गीकरण किया था। थोड़ा लिख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर मुझे देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कहीं भी असुविधा लगे तुरंत पूछिए, इसमें शर्माइए मत कि हाँ ये चीज जो है बात स्पष्ट हो रही है। क्योंकि जब आप सुन रहे हो तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ कि चलो ठीक है इकोनॉमिक सर्वे से इनको थोड़ा रूबरू कराएं, एक आधा बार इनको देखना चाहिए। मैं एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे कहूंगा भी कि अच्छा जाइए इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे डिजिटली एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आंकड़ा मत रखिएगा, बताइएगा मोटी मोटी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, क्या कहा गया है। अगर समझ में आ गई तो ट्रस्ट मानिए उस चैप्टर में फिर कुछ भी यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो सिंपल से मॉडरेट रखते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं। और कोशिश ये भी करूंगा कि साथ में जो भी अपडेट्स, क्योंकि जिस दिन तक मैं टॉपिक करूंगा उस दिन तक का अपडेट आपके पास रहेगा कि इसमें ये खबरें हैं। बाकी कुछ उसके बाद वो तो आप करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हो। आप लिख सकते हो सेवाओं, सेवाओं से आशय, सेवाओं से आशय उन अदृश्य उत्पादों से है, सेवाओं से आशय उन अदृश्य उत्पादों से है, उन अदृश्य उत्पादों से है, उत्पादों से है जो आवश्यकताओं एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए, आपको दोनों शब्द पता है, आवश्यकताओं एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए जीवन स्तर को बेहतर करती हैं, जीवन स्तर को बेहतर करती हैं। जीवन स्तर को बेहतर करती हैं। भारतीय संदर्भ में आर्थिक सर्वे के अनुसार, भारतीय संदर्भ में आर्थिक सर्वे के अनुसार, भारतीय संदर्भ में आर्थिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वे के अनुसार सेवाओं को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
कौन कौन सी श्रेणी है वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला, सामान्य सेवाएं या साधारण सेवाएं, जो भी लिखें, सामान्य सेवाएं। इसके अंतर्गत होटल, परिवहन, दूरसंचार, होटल, परिवहन, दूरसंचार जैसी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। अच्छा, एक शब्द और है, आई होप आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे उससे। इन सेवाओं को एक शब्द और भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, क्योंकि आप मिल रहे होते एक दूसरे से। कॉन्टैक्ट सर्विसेज, कोविड में उनको बहुत नुकसान हुआ, तो कभी कभी कुछ लोग इसको कॉन्टैक्ट सर्विसेज, एक दूसरे से मुलाकात हो रही होती है इसमें, है ना, होटल, परिवहन, दूरसंचार इत्यादि। दूसरा पेशेवर सेवाएं, इसके अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं, पेशेवर सेवाएं, इसके अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं जो विभिन्न